नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गोपालगंज नामक गांव में ही रूबी और करण के घर थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता और घर के बाहर दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। दोनों ने शादी की योजना भी बना ली। साथ ही दोनों ये भी जानते थे कि ये शादी दोनों के घर वालों को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि दोनों की जातियां इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा थी। करण ब्राह्मण परिवार का लड़का था और उसका छोटा भाई पारस राजनीति में घुस चुका था और गांव का प्रधान भी बन गया था। रूबी एक गडरिया की बेटी थी। इस इश्क के चलते रूबी शादी से पहले ही पेट से हो गई और अब इन दोनों पर शादी करने की मजबूरी और भी बढ़ गई थी। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने घर पर विवाह का प्रस्ताव रखा, पर दोनों ही परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में शादी कर ली, पर दोनों के ही घर वाले उन्हें अपनाने और घर में पनाह देने के खिलाफ थे। इसीलिए रूबी और करण को उसी गांव में अलग रहना पड़ा। दोनों ने गांव के कोने में एक झोपड़ी बना ली थी। दोनों का जीवन प्रेम पूर्वक गुजरने लगा। करण के पास तो कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए रूबी को ही घर के मुखिया की तरह घर चलाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इसीलिए गोपालगंज से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे के एक पोस्ट ऑफिस में रूबी को कच्चे तौर पर लिखा पढ़ी का काम मिल गया था। उसे रोज सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी देनी पड़ती थी, पर वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे रूबी की मेहनत रंग लाई। घर में 4 पैसे आने लगे तो समय को मानो पंख लग गए और इसी दौरान रूबी 2 बेटियों की मां भी बन गई थी। रूबी ने उनके पालन पोषण और अपने काम में बहुत अच्छा तालमेल बिठाया था। बच्चों की दिक्कत कभी उसके काम के आड़े नहीं आई, जिसका श्रेय करण को भी जाता है, क्योंकि जब भी रूबी बाहर जाती करण पर घर रहकर बच्चों का ध्यान रखता। रूबी ने कस्बे के स्कूल जाकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भरकर ग्रेजुएशन भी कर ली। बचपन से ही रूबी को समाज सेवा करने का बहुत शौक था। उसके मन में गरीबों के लिए खूब दया और भाव था। इसीलिए वह अब पोस्ट ऑफिस में डाक छांटने और लिखा पढ़ी के काम के साथ साथ शहर की एक समाज सेवी संस्था के साथ भी जुड़ गई थी, जो महिलाओं पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ थी। इस संस्था के साथ जुड़कर रूबी को मशहूरी मिलना भी शुरू हो गई थी। शुरुआत में तो वह महिलाओं में जन जागरण करने के लिए पैदल ही गांव-गांव घूमती थी। इस काम में उसकी सहायक महिलाएं भी उसके साथ होती थी, पर जब काम का दायरा बढ़ा तो उसने अपने लिए एक ई-रिक्शा भी खरीद लिया। फिर क्या था, वह खुद आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती और पीछे अपनी सहायक महिला दोस्तों को बिठाती। धीरे धीरे रूबी पूरे इलाके में रिक्शे वाली भाभी के नाम से जाने जाने लगी। समाज सेवा का काम बढ़ने के चलते रूबी ने पोस्ट ऑफिस का काम भी छोड़ दिया था और अपने को पूरी तरह से समाज सेवा में लगा दिया था। गैर जाति में शादी करने के चलते रूबी और करण पहले से ही गांव के लोगों की आंखों में बालों की तरह खटक रहे थे। ऊपर से रूबी के इस समाज सेवा वाले काम ने घमंडी मर्दों के लिए एक और परेशानी खड़ी कर दी थी। गांव के लोगों को लगने लगा कि अगर रूबी इसी तरह से लोगों को अपने होने वाले जोर जुल्म के खिलाफ जागरूक करती रही तो एक दिन मर्दों का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। एक दिन जब रूबी अपने ई रिक्शा से काम के बाद वापस आ रही थी तो करण के छोटे भाई पारस, जो गांव का भी प्रधान था, उसने उसका रास्ता रोक लिया। उस दिन पारस ने बहुत ही अभद्र भाषा में रूबी से बात की थी और तो और उसने उसके साथ सोने का उसे ऑफर भी दिया था। पारस अपनी बात को अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि तभी रूबी के एक तेज हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पारस अपना गाल पकड़कर रह गया। कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने भी ये मंजर देख लिया था।
अचानक पड़े थप्पड़ के चलते और मौके की नजाकत को देखते हुए पारस वहां से तुरंत हट गया। मन में रूबी से बदला लेने की बात ठान ली। उस दिन की घटना का जिक्र रूबी ने किसी से नहीं किया और सामान्य होकर काम करती रही। जिस समाज सेवी संस्था के लिए रूबी काम करती थी, वह संस्था उसके द्वारा की जा रही कोशिश से काफी खुश थी और रूबी अपने काम को और भी बढ़ाने लगी थी। दिन भर जनसंपर्क के बाद जब रूबी शाम को घर लौटती तो पति और बच्चे घर के दरवाजे पर इंतजार करते मिलते। उन्हें देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी और वह अपनी बच्चियों को अपनी बाहों में भर लेती और अपनी स्नेह भरी आंखों से अपने पति को भी धन्यवाद देती कि उसने बेटियों का ध्यान रखा। आज जब काम के बाद रूबी घर लौट रही थी तो उसकी दोनों बेटियां गांव की टॉफी और चिप्स की दुकान पर चिप्स खरीदती दिखी। उन्हें इस तरह बाहर का सामान खरीदने के लिए रूबी ने पैसे तो नहीं दिए थे, फिर इनके पास पैसे कहां से आए? ना जाने क्यों पर रूबी को ये बात बहुत ही अजीब सी लगी, पर फिर भी उसने सोचा कि बच्चे अकेले करण को परेशान कर रहे होंगे, तभी उसने पैसे देकर उन्हें बाहर भेज दिया होगा। इसे सोच के साथ वह बच्चों को लेकर घर आ गई। घर में करण बिस्तर पर पड़ा हुआ आराम कर रहा था। रूबी के घर पहुंचने पर ही वह लेटा रहा और सर दर्द होने की बात भी बताई। रूबी ने हाथ पैर धोकर चाय बनाई और दोनों साथ बैठकर पीने लगे। चाय पीने के बाद जब रूबी रसोई घर में काम करने गई तो वहां उसको एक पायल मिली। पायल देखकर उसे लगा कि उसके पीछे किसी से करण का मामला चल रहा है। रूबी ने वह पायल अपने पास रख ली और करण से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक दिन की बात है, रूबी काम से थकी हारी घर आ रही थी। उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां उसी दुकान पर फिर से कुछ खाने का सामान खरीद रही थी। उस दिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए रूबी ने दरवाजे की झर्री से आंख लगा दी तो अंदर का सीन देखकर वह दंग रह गई। कमरे में करण किसी औरत पर झुका हुआ था और अपने होठों से उस औरत के पूरे शरीर पर चुम्बन ले रहा था। वह औरत भी करण का पूरा साथ दे रही थी। ये सब देखकर रूबी वहीं धम से दरवाजे पर बैठ गई। आंसू की धारा उसकी आंखों से बहे जा रही थी। कुछ देर बाद खटाक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक औरत अपनी साड़ी के पल्लू को सही करते हुए बाहर निकली। रूबी ने उसे पहचान लिया था। वह गांव की ही एक औरत थी जिसका पति बाहर शहर में ही रहता है और तीज त्योहार पर ही घर आता है। गांव में ये औरत अपने ससुर के साथ रहती है। रूबी उस औरत से एक भी शब्द ना कह पाई। अलबत्ता वह औरत पूरी बेशर्मी से रूबी को देखकर मुस्कुराते हुए घर चली गई। रूबी बड़ी मुश्किल से अंदर गई। करण ने रूबी से हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। ये औरत गांव में बिना मर्द के रहती है। आज जबरन कमरे में घुस आई और बच्चों को बाहर भेज दिया। फिर मुझसे कहने लगी कि अगर मैंने उसकी प्यास नहीं बुझाई तो वह मुझ पर बलात्कार का आरोप लगा देगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं मजबूर था। इसके बाद करण रोने लगा। रूबी कुछ नहीं बोल सकी। शायद अभी उसमें सही गलत का फैसला करने की हिम्मत नहीं रह गई। बाद अगले 15 दिनों तक रूबी अपने पति का बर्ताव देखने और नजर रखने की गरज में काम पर नहीं गई और ना ही घर से बाहर निकली। इन दिनों में करण ने बड़ा ही संयमित जीवन बिताया। रोज नहा धोकर पूजा पाठ में ही रमा रहना उसके रोज के कामों में शामिल था। उसका आचरण देखकर रूबी को लगने लगा कि करण जो कह रहा था वही सही है। गलती करण की नहीं बल्कि गलती उसी औरत की है। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले की तरह हो गया। फिर रूबी काम पर जाने लगी। उसे विश्वास हो चला था कि उसका पति उससे सच बोल रहा है, पर उसका ये विश्वास तब गलत साबित हो गया जब उसने एक बार फिर करण और उस औरत को एक साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। रूबी दुख और गुस्से में डूब गई थी और अब उसने मन ही मन कठोर फैसला ले लिया था। उसी दिन रूबी अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर सीधे गांव के प्रधान पारस के पास पहुंची। उसे देखकर पारस की बाँछें खिल गई थी।
पारस के पास पहुंचते ही रूबी ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। उसने कहा कि करण का एक दूसरी औरत के साथ गलत संबंध है। मैं खुद अपनी आंखों से उन दोनों को गलत काम करते देख चुकी हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब मैं करण के साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। तुम इस गांव के प्रधान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पारस ने बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, आपका मामला तो बहुत संगीन है। तो हम ऐसा करते हैं कि कल ही पंचायत बुला लेते हैं। आप कल सुबह 11 बजे पंचायत भवन में आ जाना। तब तक हम करण भैया को भी संदेश पहुंचवा देते हैं। ये सुनकर रूबी वहां से चली आई और अगले दिन 11 बजने का इंतजार करने लगी। अगले दिन ठीक 10 बजे पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद थे। रूबी के माता पिता भी थे, पर करण के माता पिता ने ये कहकर आने से मना कर दिया कि उनके लड़के ने अपनी मर्जी से निचली जाति में शादी की है। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा किया वैसा भुगतेगा। लिहाजा करण अपना पक्ष खुद ही रखने वाला था। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। पहले रूबी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। पति के दूसरी औरत के साथ जिस्मानी संबंध के बारे में रूबी ने पंचायत को बताया, जिसके बाद करण को मौका दिया गया। तो उसका कहना था कि मैंने तो गले में घंटी धारण कर रखी है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और सारा गांव जानता है कि जब रूबी काम पर जाती तो मैं अपनी बेटियों के साथ घर पर रहता हूँ। अब अपनी बेटियों के सामने कोई भला ऐसा काम कैसे कर सकता है? फिर भी रूबी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो वह अभी पेश करे। अगर आरोप सही निकलेगा तो मैं तुरंत ही उसे तलाक दे दूंगा। पारस तो पहले से ही रूबी से बदला लेना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पा रहा था। आज उसके सामने रूबी को जलील करने का अच्छा मौका था और पंचायत में भी सभी पारस की मंडली के ही लोग थे। पारस द्वारा पंचायत का फैसला सुनाया गया। रूबी किसी भी तरह से अपने पति को गुनहगार साबित नहीं कर पाई और न ही करण के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाई। पंचायत को लगता है कि करण बेकसूर है, इसीलिए पंचायत के मुताबिक दोनों को एक साथ ही रहना होगा। इनका तलाक नहीं करवाया जा सकता। रूबी ने अपने बेकसूर पति पर बेवजह आरोप लगाया और पंचायत का समय खराब किया, इसीलिए रूबी को सजा भुगतनी होगी। रूबी को ये पंचायत 30,000 रुपए बतौर जुर्माना जमा करवाने का हुक्म देती है और पैसे ना जमा करवा पाने की हालत में रूबी पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जुर्माना परसों शाम तक प्रधान के पास जमा हो जाना चाहिए। ये फैसला सुनकर रूबी टूट गई थी। जो रूबी कुछ दिनों पहले तक महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जगा रही थी, वही रूबी जिसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, उसे धोखा मिला और सब बातों के साथ साथ रूबी के सामने इतने पैसे जुर्माने के तौर पर जमा करने का हुक्म भी बजाना था, नहीं तो जालिम पंचायत ना जाने क्या करवा दे। एक दिन बीत गया था। पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे जमा थे और कुछ संदूक में थे। उन्हें मिलाकर 20,000 रुपए ही हो सके। जब और पैसे का इंतजाम नहीं हो सका तो तय समय पर रूबी इतने ही पैसे लेकर पंचायत के सामने पहुंची और जुर्माने के पूरे पैसा जमा कर पाने में अपनी मजबूरी दिखाई। लेकिन अभी भी 10,000 रुपए बाकी थे और पंचायत उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। लिहाजा रूबी को पंचायत की बात माननी पड़ी। उसने खेत में पड़ा गेहूं बोरियों में भरना शुरू किया और बोरी को लाद लाद कर प्रधान के घर में रखना शुरू कर दिया। सूरज ऊपर से तप रहा था। रूबी की आंखों में आंसू थे, पर वह अपने को किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वह अभी कुछ ही बोरे रख पाई थी कि अचानक से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रूबी की जब आंखें खुली तो उसने अपने आसपास सभी साथियों को पाया जो समाज सेवा के काम में रूबी के साथ ई रिक्शे पर बैठकर जाती थी। उन लोगों ने ही रूबी को अस्पताल में भर्ती करवाया और उससे बिल्कुल भी चिंता न करने की सलाह दी। जब अस्पताल से रूबी को छुट्टी मिली तो वह वहां से अपने साथियों की मदद से महिला आयोग पहुंची, जहां उसने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बताई
और ये भी बताया कि किस तरह उसका पति एक दूसरी औरत के साथ जिस्मानी संबंध रखे हुए है, जबकि उन दोनों ने आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया था। महिला आयोग ने रूबी से हमदर्दी तो दिखाई, पर यह भी कहा कि आप पढ़ी लिखी लगती हैं और अब जब तक आपके पास अपने पति के खिलाफ दूसरी महिला के साथ संबंध होने का सबूत नहीं होगा, तब तक हम चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। रूबी निराश होकर वहां से लौट आई और ये सोचने लगी कि सबूत कैसे जुटाए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रूबी एक दिन दोपहर में चोरी छिपे अपने गांव के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा करण ने ही खोला था और रूबी को देखते ही वह बिफर गया। रूबी ने कहा, करण एक मिनट मेरी बात तो सुनो, हमने तो प्रेम विवाह किया था, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या तुम नहीं जानते कि हम दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं और हमारे गांव में किसी भी छोटी जाति वाली लड़की से शादी करने वाले को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पूरे गांव ने मेरा बहिष्कार कर दिया, मैं अब और नहीं सह सकता। और फिर तुम्हारे अंदर भी मैंने एक कमाऊ औरत होने का अहंकार देखा। तुम काम से आकर मुझ पर एहसान दिखाती और अक्सर ही मेरा बिस्तर बिना गर्म किए ही सो जाती थी और मैं रात भर करवट बदलता रहता। और फिर तुम्हारे भी तो बाहर और कहीं मर्दों के साथ संबंध है, इसीलिए मैंने भी इस औरत के साथ संबंध बना लिए हैं और आगे भी इसी के साथ रहूंगा। करण ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। ये सारी बातें रूबी ने वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसने कोर्ट में पेश की, जहां पर करण को अपने पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए और दूसरी महिला से संबंध रखने के आरोप में सजा सुनाई गई। यही नहीं, पंचायत द्वारा एक स्त्री पर अमानवीय व्यवहार करने के जुर्म में पंचायत के सभी सदस्यों को भी सजा दी गई और प्रधान को तत्काल प्रभाव से उस पद से भी हटा दिया गया। ये एक औरत की जीत थी, उसके सम्मान की जीत थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।